मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एडी करंट्स, ठीक है, एडी करंट्स या फोकाल्ट करंट। एडी करंट या फोकाल्ट करंट। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ध्यान सुन लो। हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग सॉलिड लंप। ये कोई कंडक्टिंग शीट हो सकती है या सॉलिड सा कंडक्टर हो सकता है, पत्थर टाइप का, ठीक है। ये अब इसको हमने रख दिया B, सपोज B इज टाइम वेरिंग, अंदर की तरफ B इज टाइम वेरिंग। यस और नो? हाँ या ना जल्दी बताओ भाई। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टाइम वेरिंग है। क्लियर है? ठीक। अब जरा देखो एक मिनट, आप एक बात बताओ, इस कंडक्टिंग शीट के थ्रू जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अंदर की तरफ होगा कंडक्टिंग शीट के थ्रू, और वो भी टाइम वेरिंग होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। मान लेते हैं B बढ़ रहा था अंदर की तरफ, तो फ्लक्स भी अंदर की तरफ बढ़ेगा। तो इस कंडक्टिंग शीट के अंदर बहुत सारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लूप्स बन जाएंगे, जो इसके फ्लक्स को, क्योंकि पहले तो हम कंडक्टिंग लूप लेते थे, हम एक लूप लेते थे, ऐसे लूप लेते थे कंडक्टिंग, तो उसमें सिर्फ उस लूप के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता था, क्योंकि और जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता है, स्पेस में चार्जेस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट है, तो इसमें एक लूप ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का या इंड्यूस करंट का, एक लूप ऐसा, एक लूप ऐसा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं? और जरा देखो सारे में करंट का डायरेक्शन, जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। ठीक है, इतनी बात। मतलब जब बहुत सारे लूप्स पॉसिबल हैं इसमें, क्योंकि कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट मेनी लूप्स आर पॉसिबल, तो हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी loops of I induce are possible in conducting sheet direction of induced current is according to Lenz law. I induce is according to Lenz law. ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होने का मतलब क्या है कि भाई जो भी कारण है फ्लक्स के चेंज करने का, उसको क्या करे, अपोज करे। ठीक है, दैट इज whatever be cause of varying flux is opposed by I induced loops or eddies
इनको एडीज भी कहते हैं। जैसे समंदर में जो भंवर सा बनता है उसको हम एडीज ही कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए इसका नाम हमने एडी करंट या फुकाल्ट करंट कह दिया, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारा था ये। अब जरा देखो एक मिनट, अब खेल क्या हमारे पास, अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे दो बार मैग्नेट्स हैं, इसके बीच में एक ऐसे कंडक्टिंग शीट है जिसको हमने ऊपर से सस्पेंड कर रखा है कहीं से, और ये कंडक्टिंग शीट ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, जब ये कंडक्टिंग शीट ऑसिलेट कर रहा होगा, अब मान लो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की तरफ घट रहा है। अगर ये आउटवर्ड है बाहर की तरफ आपकी साइड में, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या कर रहा है, घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जल्दी बताओ। तो जब ये फ्लक्स घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए इंड्यूस करंट के इसके अंदर लूप्स आएंगे बहुत सारे, ऐसे, ताकि इधर की तरफ फ्लक्स को क्या करा सकें, इंक्रीज करा सकें, हाँ या ना, अरे यस और नो। और ये जो इंड्यूस करंट आएगा, ये इंड्यूस्ड फ्लक्स है बेटा, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा, अब अगर फ्लक्स को इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में मैकेनिकल क्या, ये बाहर की तरफ आ रहा था, तो इसको बाहर जाने से क्या करेगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा इंड्यूस करंट। तो आई इंड्यूस विल अपोज आउटवर्ड मोशन ऑफ कंडक्टर, यस और नो, हाँ या ना। मतलब अगर ये बार मैग्नेट ना होते, दोनों नॉर्थ और साउथ ना होते, तो ये ऑसिलेशन सिंपल होता। अगर हम बाकी रेजिस्टेंसेस इग्नोर कर दें तो एसएचएम होता कि नहीं होता, अगर छोटे एंगल के लिए देखें। लेकिन इस आई इंड्यूस के आने की वजह से जब ये बाहर जाना चाहेगा तो इसको बाहर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या करेगा, घटेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप ऐसे देखो, एक और बात बताता हूं, जब ये बाहर चला जाएगा और फिर जब अंदर आएगा तो फ्लक्स इस साइड में बढ़ेगा, तो इंड्यूस अपोजिट हो जाएगा, हाँ या ना, जो मैंने दिखाया उसके अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो उसको अंदर आने से रोकेगा, फिर मतलब ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड क्या करेगा, घटेगा, और क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो एडी करंट्स आर यूजफुल इन डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। तो लिखो जरा, सबसे पहले ये बना लो, फिर उसके बाद लिखते हैं, मैं इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूं। अब लिखो जरा, एडी करंट्स आर यूजफुल इन डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। जहां पर हमें डैम्प्ड ऑसिलेटर चाहिए होते हैं, ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड घटते घटते क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वहां पर एडी करंट का यूज है। और ये इसका ड्रॉबैक भी है भाई, कई बार हम ऑसिलेशन चाहेंगे जिसमें डैम्पिंग ना हो, ठीक है, इतनी बात, और डैम्पिंग ड्यू टू क्या हो जाएगी, एडी करंट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज इट्स व्हाट, डिसएडवांटेज ऑल्सो। कुछ भी मान सकते हो, आपको जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। क्लियर है, क्लियर है भाई। दूसरा, दूसरा क्या है, इंडक्शन फर्नेंस। क्या चीज है, इंडक्शन फर्नेंस। अब इंडक्शन फर्नेंस क्या बेटा, देखो जरा, हमारे पास कोई ये मेटल का चैम्बर है, मेटल का, इंडस्ट्री में इंडक्शन फर्नेंस यूज करते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि हमें कोई भी चीज मेल्ट करनी होती है तो हम इंडक्शन फर्नेंस में उस अलॉय को या ओर को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, मेटल चैम्बर है।
अभी जब मेटल चैम्बर है, ठीक है, इसको हमने या तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, या हम ये कह दें कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, ये जो मेटल चैम्बर है, जो इसकी कुछ थिकनेस होगी मेटालिक हिस्से की, हाँ या ना, इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी एडी लूप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इनफाइनाइट मेनी एडी करंट्स के लूप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, इतनी बात। तो इनफाइनाइट मेनी एडी करंट लूप्स are formed in metallic portion of chamber, जिसकी वजह से, क्योंकि मेटालिक है चैम्बर, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो ड्यू टू विच large amount of heat is dissipated, और वो हीट इसके अंदर जो भी हमारे पास अलॉय होगा उसको मेल्ट करने के काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या जो भी मटेरियल होगा उसको मेल्ट करने के काम आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? भाई सेम जो आप घर में इंडक्शन वाला वो लाते हो, क्या कहते हैं, इंडक्शन वाला चूल्हा लाते हो, सेम यही होता है उसमें भी, ठीक है, इतनी बात। उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराते हैं, तो उसमें कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाता है एडी करंट लूप्स की फॉर्म में, हाँ, इंडक्शन कुकर जो भी होता है, ठीक है, इतनी बात। और वो फिर क्या करता है, अंदर जो भी उसके होता है उसको गर्म करता है, क्लियर है? तो दैट इज सेम, ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज डेसिपेटेड एंड विच इज यूज टू मेल्ट दिस अलॉय और एनीथिंग जो भी हम यूज करना चाहें, ठीक है। अगली कहानी, लेकिन एडी करंट्स का एक नुकसान भी है, कई जगह पर अनवांटेड एडी करंट लूप्स बन जाते हैं। अनवांटेड बनने की वजह से हीट डेसिपेट होगी फालतू, यस और नो? ठीक है, तो आप लिख लो, जरा लिखो, ड्यू टू एडी करंट्स अनवांटेड हीट इज डेसिपेटेड बाय कंडक्टर, अनवांटेड हीट इज डेसिपेटेड बाय कंडक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू हो तो बता दो भाई। चलो, ये बात हो गई। अब एक चीज और लिखो, मैग्नेटिक लेविएशन। मैग्नेटिक लेविएशन अब जरा देखो, मैग्नेटिक लेविएशन हम कहां यूज करते हैं? ट्रेन्स में यूज करते हैं भाई, ठीक है, मैगलेव ट्रेन्स, जिनको हम बुलेट ट्रेन कहने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो उनमें क्या होता है, देखो एक मिनट, हमारे पास नीचे जो भी पटरी होगी उसमें ऐसे करके हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, इसके ऊपर ये पटरी है जिस पे ट्रेन ने चलना है, इस पे हम कंडक्टिंग वायर लपेट देंगे, बैटरी। अब यहां पर जो ट्रेन होगी, जो भी सब्सटेंस होगा, ट्रेन के पहिए वगैरह जो भी होंगे, ये हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बना दिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बना दिए, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, तो ये एक सोलोनॉइड जैसे कॉइल्स बिहेव कर रही हैं, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी कि नहीं होगी?
होगी भी। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाना? रिपेल हो जाना। अरे यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाना? रिपेल हो जाना या नहीं? तो अब होगा क्या, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये रिपेल होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैक से क्या कर जाएगा? उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? ट्रैक से उठ जाएगा कि नहीं? अरे यस और नो? ठीक है, तो जब ये उठ जाएगा तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, इतनी बात तो लिख लो जरा, लिखो सिंस डायमैग्नेटिक substance gets repelled by external magnetic field, gets repelled by external magnetic field due to which substance gets lifted up। भाई ऊपर की तरफ इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स वेट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो लिफ्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? चल इतनी बात हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक लेविएशन। अब जरा देखो, इतनी बात होने के बाद अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। ठीक है, इतनी बात, दैट इज एसी। किसकी बात करेंगे? एसी की। ठीक है, आर्यन इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, वो बात पक्की है, जब हवा में है तो फ्रिक्शन तो कम ही हो जाएगा, इसीलिए वो तेज चलती है ट्रेन भाई। ठीक है, इसीलिए इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। ट्रेन के अंदर का मेटल भी डिस्टर्ब होगा। भाई एक बात बता, कितनी बड़ी यहाँ पर कॉइल रखेगा जरा बता, नीचे कितना खड्डा खोद के रखेगा ये बता दे जरा मुझे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं से घूम जाएगी, ट्रेन के अंदर का क्या मतलब बनता है? अब लिखो जरा, ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले मैं डिफाइन कर दूं ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये होता क्या है, कैसे फ्लो करता है, वो सारी बात अभी हम बाद में करेंगे। पहले ये होता क्या है। हमने जो डीसी करंट पढ़ा है, डीसी सोर्स, करंट या वोल्टेज दोनों के लिए बातें होती हैं। जो डीसी सोर्स पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि किसी भी कंडक्टर में आई और ई समय के साथ नहीं बदलेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? समय के साथ ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सच सोर्स इज इंफिनिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सच सोर्स इज व्हाट? जीरो। मानते हो या नहीं मानते हो? दिस इज व्हाट, इसको हम क्या कहते हैं? डीसी सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब एसी के लिए क्या कहानी है। इसमें क्या है आप देखो एक मिनट, आइडेंटिकल वेरिएशन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आइडेंटिकल मतलब अगर कोई क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, तो इसमें हाफ द टाइम पीरियड के लिए करंट इधर से है या ईएमएफ इधर से है, और हाफ द टाइम पीरियड के लिए इधर से है, और वेरिएशन आइडेंटिकल है दोनों हाफ में। यस और नो? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? एसी सोर्स कहते हैं।
ठीक है, अब एक चीज देखो, पीरियोडिक है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है 1/T, हाँ या ना? ठीक है, मैंने ट्राइंगुलर पल्स बनाया है, जरूरी नहीं कि ट्राइंगुलर हो, साइनोसोडल भी हो सकता है, यस और नो, क्योंकि साइनोसोडल फंक्शन इज आल्सो व्हाट, आइडेंटिकली वेरिंग in opposite directions in particular halves of the time period, given time period, yes or no? ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, मैं एक और बना देता हूं आपके लिए। ये भी एसी है, यस और नो? जरा चेक करो एसी है या नहीं है। ठीक है, ये कहानी आ गई, और हमने एसी सोर्स प्रोड्यूस भी करा था ईएमआई में, करा था कि नहीं करा था? ईएमआई में सेमी सर्कल वाला रोटेट कराया था या प्लेन को रोटेट कराया था, उसमें एसी सोर्स ही प्रोड्यूस हो रहा था कि नहीं, यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अब खेल क्या हमारे पास, ध्यान सुनो, ये कहानी आ गई। ठीक है, और भी सोर्सेज होते हैं, और भी सोर्सेज होते हैं। अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बना दूं, देखो एक मिनट, ये जरूरी नहीं कि हमेशा डीसी या एसी हो, ये भी सोर्स है भाई, क्या दिक्कत है? कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। जब हम 12th क्लास से आगे पढ़ेंगे तो ऐसे भी सोर्सेज मिलेंगे हमें, अरे यस और नो, लेकिन ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, इतनी बात। इनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको हम 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, और जितना पढ़ना होगा मैं बता दूंगा कितना पढ़ना है। ठीक है, तो दीज आर नॉन पीरियोडिक विथ फ्रीक्वेंसी वेरिंग, यस और नो? ठीक है, चलो अब एक बात करते हैं, इसकी बात हो गई, तो इनको ना हम एसी कहेंगे ना डीसी कहेंगे। ठीक है, बस ये नॉन पीरियोडिक सोर्सेस हैं विथ फ्रीक्वेंसी वेरिंग सोर्सेस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जब डीसी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, मैं आपको कंडक्टर दिखा रहा हूं, कंडक्टर सिलिंड्रिकल होते हैं ज्यादातर, लिखो जरा, लिखो, स्किन इफेक्ट, स्किन, SKIN, स्किन इफेक्ट, लिख लिया सबने? स्किन इफेक्ट, लिखो, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, जो आप घरों में तारे देखते हो सिलिंड्रिकल होती हैं तारे, यस और नो? जिस जगह पे मोड़ना होता है वहां पे मोड़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स आर सिलिंड्रिकल, तो हम उन्हीं की बात करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स आर सिलिंड्रिकल। अब जरा देखो, मैं उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं सिलेंडर का, ये कंडक्टर है, ऐसे आ रहा है, यस और नो? ये कंडक्टर अभी दिख रहा है सबको, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, डीसी करंट, अगर मैं डीसी करंट की बात करूं तो सारा करंट डीसी वाला अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन फ्लो करता है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन फ्लो करता है और यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, जो करंट फ्लो कर रहा है डीसी वाला, आई इज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और जो करंट डेंसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म।
ये कहानी तो हो गई किसके लिए, डीसी के लिए। ऐसे ही पढ़ा हमने डीसी के लिए, यस और नो, अगर याद हो तो यस लिख दो भाई, ऐसे ही पढ़ा था हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है, वो देखना है हमें, एसी में क्या होता है वो चेक करना है। अब जरा देखो एक मिनट, एसी में क्या होता है। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये एक्सिस हो गई सिलेंडर की। अब जो आई है दैट इज एसी, टाइम के साथ वेरी करने वाला। और कैसे, एक हाफ में अंदर की तरफ और अगले हाफ में बाहर की तरफ। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक, अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनना। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आई अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, आई अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हो भाई, ठीक है। अब आई अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, आप यहां पर एक छोटा सा पोर्शन पकड़ लो, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, या आपने छोटी सी पट्टी पकड़ ली इस पे, क्या पकड़ ली, पट्टी, हाँ या ना, मान सकते हो या नहीं, मतलब कंडक्टर ही है, कंडक्टर की पट्टी कहां तक, जहां से वायर इधर आ रहा था और उधर जा रहा था, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसे, ऐसे, मान सकते हैं या नहीं, अरे स्ट्रिप मान लेना यार, ऐसे करके कंडक्टिंग स्ट्रिप। अब एक बात, तो आई अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, या अंदर की तरफ नहीं, आई बाहर की तरफ मान लेते हैं, किसको मान लो वो तो आपकी मर्जी है। आई बाहर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान सुनना, बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। आई बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस जगह पर, ऐसे होगी या नहीं होगी, पहले बताओ मुझे। यस और नो, इतनी बात क्लियर, तो यस लिख दो एक बार फटाफट जल्दी से। अब ऐसे होगी। अब एक मजेदार बात देखो, अगर इस कंडक्टर की ऐसी वाली लेंथ में एल ले लेता हूं और ये वाली लेंथ dx ले लेता हूं, तो जो फ्लक्स होगा इसके अक्रॉस डी फाई, दैट वुड बी बी एल इंटू डी एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो, इस कंडक्टिंग स्ट्रिप के अक्रॉस दिस इज एल डी एक्स इज एरिया ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रिप। हाँ या ना, यस और नो। अब आप एक बात बताओ, ये फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। ये कंडक्टर है या नहीं, पहले बता दो, ये स्ट्रिप कंडक्टर है और इस स्ट्रिप में फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एडी करंट का लूप बन सकता है कंडक्टर के अक्रॉस, जो इसके फ्लक्स को बढ़ने से क्या करे, रोके। इसीलिए मैंने एडी करंट पढ़ाया भाई, एडी करंट का लूप बन सकता है इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस स्ट्रिप के अक्रॉस, जो इसके ऊपर की तरफ फ्लक्स को बढ़ने से रोके। कैसे, जरा देखो, ऐसे बन सकता है, करंट ऐसे आ जाए, मतलब यहां पर, दूसरे कलर से लेना, अंदर की तरफ ऐसे गया, फिर पीछे से घूम के ऐसे आया और यहां डॉट, फिर ऐसे। अब जरा देखो, जो ये लूप बना, इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा इंड्यूस्ड वाला, वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। और ये आई इंड्यूस है, ये सुनो, देखते जाओ, बहुत सुंदर सा खेल हो रहा है, इतने डिटेल में हम जाते नहीं कभी। अब खेल क्या है देखो एक मिनट, हो क्या रहा है, ये जो
एक्सिस के पास वाला एंड है इसका, वहां पर आई इंड्यूस अंदर है और आपका आई किधर था, बाहर। आपका आई किधर था, बाहर, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, एक्सिस के पास वाले रीजन में करंट टोटल घट रहा है या नहीं घट रहा है? और एक्सिस से दूर वाले रीजन में करंट टोटल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब भी एसी करंट फ्लो करता है तो एक चीज देखो, ये कंडक्टर है हमारा, करंट सिर्फ इस रीजन में फ्लो करना शुरू कर देता है, एक्सिस के पास वाले रीजन से करंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अरे यस और नो? मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ठीक, अब जितने डेप्थ तक, सरफेस से जितने डेप्थ तक, इसको डी कह रहा हूं मैं, जितने डेप्थ तक आई होता है उसको हम स्किन डेप्थ कहते हैं ऑफ एसी सोर्स। क्या कहते हैं? स्किन डेप्थ। डी इज स्किन डेप्थ ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, अब ये स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड करती है वो भी देख लें भाई। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर आपका ये एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो ये जो एसी वाला करंट है बड़ी तेजी से बदलेगा, यस और नो? अगर ये बड़ी तेजी से बदलेगा तो बी भी बड़ी तेजी से बदलेगा, बी बड़ी तेजी से बदलेगा तो डी फाई बड़ी तेजी से बदलेगा, और जितनी तेजी से डी फाई बदलेगा उतना ही ज्यादा कौन होगा, इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा? उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा? इंड्यूस करंट ज्यादा होगा तो अच्छे से आई को कैंसिल कर पाएगा अंदर वाली साइड में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एसी सोर्स की तो ऑब्वियस सी बात है डी की वैल्यू घटेगी। अरे क्लियर है यार? तो हम क्या कहते हैं कि एसी करंट ज्यादातर कंडक्टर के सरफेस के पास में फ्लो करता है, अंदर एक्सिस के पास फ्लो नहीं करता, और इस फिनोमेना को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। ठीक है भाई, चलो इतना नोट कर लो पहले, फिर बता रहा हूं क्या लिखने को कह रहा हूं। नोट, जो बोर्ड पे उसे नोट करो पहले फटाफट, कितना बढ़िया फिनोमेना है बेटा। इसका मैंने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया स्किन डेप्थ का, क्योंकि स्किन डेप्थ का एग्जैक्ट फॉर्मूला में कॉलेज में मिलता है, यहां नहीं मिलता है। अब लिखो जरा, लिखो, नाउ इट इज क्लियर दैट AC current mainly flows along the surface of conductor. AC current mainly flows along the surface of conductor. अब एक और चीज, अगर हमें ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो हम सरफेस को बड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अगर आप ज्यादा करंट फ्लो कराना चाहते हो तो सरफेस एरिया क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो लिखो जरा, लिखो, टू इंक्रीज करंट we must increase surface area. To increase current we must increase surface area. बात बढ़िया सी हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका एक और मतलब निकलता है कि सरफेस एरिया बढ़ने पे एसी वाली रेजिस्टेंस घट रही है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, हाँ या ना? इसका एक और मतलब निकलता है कि सरफेस एरिया बढ़ने पर एसी वाली रेजिस्टेंस घट रही है क्योंकि करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप लिखो, also AC resistance is decreased when surface area is increased. Also AC resistance is increased when surface area is, AC resistance is decreased when surface area is increased.
ठीक है भाई, देख लो कितना सुंदर सा चैप्टर है। अब इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जरा देखो, अब मेरा एक काम और है। देखो भाई, शुरू में ना एक कहानी हुई थी कि टेस्ला और एडिसन में एक बड़ी लड़ाई थी। एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया था, वो बड़ी गलतफहमी हमारी कि एडिसन ने बल्ब बनाया था, ठीक है, इतनी बात। बल्ब को सिर्फ जलाया था उसने, ठीक, बनाने वाला कोई और ही था, ठीक। तो अब खेल क्या था, इनमें ये लड़ाई थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो एसी हो या डीसी हो, ठीक है, कि हम एसी से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें या डीसी से करें, ठीक है, कि डीसी सोर्स यूज करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, या एसी सोर्स यूज करें, ठीक है। तो एडिसन जीत गया था उस लड़ाई में, ठीक है। एसी सोर्स वाज प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू व्हाट डीसी सोर्स, ठीक है। हालांकि अब हमें लग रहा है कि हमने थोड़ी सी गलती करी थी आज से 100-150 साल पहले। अब कई बार कुछ लोगों को लगता है कि डीसी सोर्स इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। एक्चुअल में टेस्ला अपने समय से आगे चलने वाला इंसान था, ठीक है, लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती थी। अब कोई बात नहीं, तो हम तो जो हमें बताया गया, अब एक कह रहा है मैंने नेट जियो पे वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है। अरे गधे, तो देखी है तो कोई बात नहीं, रुक जा, किताब पढ़ लेता, उसमें ही पता चल जाता है। अब लिखो, वाई एसी सोर्स इज प्रेफर्ड ओवर डीसी सोर्स, वाई एसी सोर्स इज प्रेफर्ड ओवर डीसी सोर्स। कारण क्या है? पहली चीज तो बेटा, ज्यादातर जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स थी पहले, अभी भी जो बड़ी मशीन है, टरबाइन, जनरेटर्स, दोज ऑल आर कंपैटिबल विथ एसी करंट एंड वोल्टेजेस, क्योंकि वहां पर हमेशा रोटेशन की बात होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी रोटेट होता है तो एसी करंट या वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द electrical machines such as generators, turbines, motors are more compatible with AC sources ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे क्या कहते हैं, टरबाइन, मोटर, जनरेटर्स थे, वो ज्यादा कंपैटिबल थे किसके साथ? एसी सोर्सेस के साथ। दूसरी चीज एक और, अभी हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या काम कर सकता है कि जैसे मुझे अपने घर में 220 वोल्ट का सोर्स चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन में 11,000 आ रहा है, ठीक है। तो 11,000 को 220 में आप स्टेप डाउन कर सकते हो, या कहीं पर मुझे 11,000 चाहिए, 220 आ रहा है, तो मैं स्टेप अप कर सकता हूं। डीसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसलिए हमने एसी सोर्स यूज करा। तो लिखो जरा, लिखो, वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, एसी वोल्टेज, वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम उसे, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर डीसी सोर्सेज, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर डीसी सोर्सेज। अब तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज एक और है कि जो पावर का लॉस था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एसी सोर्स में हमने घटा लिया था और डीसी में नहीं घटा पाए। देखो एक मिनट, जब डीसी में करंट फ्लो करेगा तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करेगा, I²R की वैल्यू लार्ज होगी। लेकिन एसी में हमने क्या करा, इतने ही सॉलिड मटेरियल को मैंने बहुत सारी नंबर ऑफ थिन वायर्स, जरा देखना आपके ट्रांसमिशन लाइन में एक सिंगल तार नहीं होती, बहुत सारी क्या होती हैं, पतली पतली तारें होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं, हाँ या ना? अब जब मैंने इतनी सारी पतली पतली तारें करी, तो अगर मैं सिंगल यूज करता तो सरफेस एरिया उतने अच्छे से मैं बढ़ा नहीं सकता था। तो यहां पर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा लिया सबका मिला करके, सब में स्किन इफेक्ट आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब मनकीरत बेटा, मैंने स्किन इफेक्ट एडी करंट से ही एक्सप्लेन किया था कि जब वो फ्लक्स वेरी कर रहा था तो उस स्ट्रिप में एडी करंट का लूप बना था, आई इंड्यूस, ठीक है।
तो एडी करंट से एक्सप्लेन हुआ था स्किन इफेक्ट। अब आप एक चीज देखो, लिखो जरा, लिखो, यूजिंग एसी सोर्स पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन can be reduced, power loss during transmission can be reduced when we use multiple thin wires. yes or no? yes or no भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। तो ये एडवांटेजेस थे एसी के ओवर डीसी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन कोई डिसएडवांटेज भी होता है एसी का? कोई डिसएडवांटेज भी है एसी का या नहीं? आदित्य डबास कह रहा है डेंजरस होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, डेंजरस होता है। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अब ये कैसे? अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। जैसे टीवी है, टेलीविजन यूजेस डीसी करंट। ठीक है, इतनी बात। आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं घर में जो डीसी करंट को यूज कर रहे हैं, एसी को नहीं यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में आता एसी है, उनके पास कुछ अडेप्टर्स होते हैं विच कन्वर्ट दोज एसी इनटू व्हाट डीसी। आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपका जो अडेप्टर लगा होता है ना, वो आप उस एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है यार। मोबाइल में आप अडेप्टर देखो, उस पर 9 वोल्ट लिखा होता है कुछ। ठीक है, अब आ तो 220 वोल्ट एसी है, उस पर देखना 9 वोल्ट डीसी लिखा होता है। ठीक है, 9 वोल्ट डीसी लिखा है तो क्या काम करता है? मौलिक शर्मा कह रहा है अडेप्टर एक्ट्स एज मिनी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो होता ही है बेटा, उसके बाद ट्रांसफार्मर तो एसी ही देगा, लेकिन एसी से कभी भी कैपेसिटिव बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। एक बात बता, एक कैपेसिटर है और उस पर मैंने एसी सोर्स लगा दिया निकम्मे। ठीक है, तो पहले इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा पहले हाफ में, अगले ही हाफ में इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। एक एवरेज साइकिल में करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा तो बेकार है। हमारे पास होना क्या चाहिए? 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा, तभी उसे क्या कर सकता है? मोबाइल को चार्ज कर सकता है। ठीक है, हाँ, वन प्लस वाले फोन को छोड़ दो तो वन प्लस वाले फोन का चार्जिंग का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर फोन्स। ठीक है, बाकी सबका यही सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूं। वन प्लस का मुझे भी नहीं पता क्या है। अब क्या कहानी है, सुनो। अरे यार, नाम बता के मुझे क्या करेगा? वॉक चार्ज, ये तो मुझे नेट पे पता चल जाएगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है ये समझा दे मुझे। आर्यन गधा आदमी नाम बता रहा है मुझे, वो मुझे पता है नाम यही है। फास्ट चार्जिंग क्यों होती है मुझे ये भी पता है, उसमें डबल बैटरी सिस्टम है, बाकी किसी फोन में डबल बैटरी सिस्टम नहीं है। अब एसी क्यों डेंजरस है वो बता दूं मैं आपको। एक्चुअल में अभी जब आप पढ़ोगे तो अगर कहीं पर एसी सोर्स की पीक वोल्टेज ई नॉट है तो उसके कंपैरिजन में जो डीसी होगा उसकी वोल्टेज ई नॉट बाय रूट टू उससे कम ही होगी, या करंट उससे कम होगा 1/√2 टाइम्स। 1/√2 नहीं बोलना चाहिए, ये सिर्फ साइनसोइडल के लिए होता है, बाकी के लिए कुछ और होगा, लेकिन कम होगा। तो एक बात बताओ, इतना वोल्ट लगना और इतना वोल्ट लगना, कौन सा ज्यादा वोल्ट है, कौन सा ज्यादा करंट है? अदिति, फ्रीक्वेंसी नहीं हार्म करती है, फ्रीक्वेंसी अलग मैटर है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो मैं कह रहा हूं वो देख, अगर करंट आया 10 एम्पियर का एसी, तो उसके बराबर अगर आप डीसी उसी सोर्स का देखोगे तो 10/√2 होगा। कौन सा करंट ज्यादा है? कौन सा करंट ज्यादा है? एसी वाला ज्यादा है। तो एसी वाला निपटाएगा कि नहीं निपटाएगा आपको? इन कंपैरिजन टू दिस, इससे बच भी सकते हो। ये 7 एम्पियर के आसपास आएगा और ये 10 एम्पियर। अगर आपकी बॉडी 8 एम्पियर तक झेल सकती है तो डीसी लगने पे आप बच जाओगे, लेकिन अगर एसी लग गया तो आप कतई बचने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। तो लिखो लिखो, AC is more dangerous in comparison to DC. AC is more dangerous in comparison to DC
बिकॉज पीक वैल्यू ऑफ AC इज ग्रेटर देन पीक वैल्यू ऑफ DC। हालांकि DC की तो कोई पीक वैल्यू नहीं होती, एक ही होती है, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ AC इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ DC, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बता दो। नहीं, चलो अब आते हैं हम मेन काम पे। अब सबसे पहले अगर किसी सर्किट में हम AC का सिंबल देखें तो दैट वुड बी एज सच, ये AC सोर्स का सिंबल है, ठीक है। इतनी बात, ये सिंबल रहेगा, ठीक। अब AC सोर्स जब भी होगा, अगर वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो इट वुड बी फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक नेचर का। मानते हो या नहीं मानते हो? और एक हाफ टाइम पीरियड में इस साइड से, तो अगले हाफ टाइम पीरियड में आइडेंटिकली दूसरी साइड से। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सबको? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर हमारे पास कोई ये रेजिस्टेंस है या कोई भी, ये AC सोर्स है, ध्यान सुनना, और ये हमारे पास लोड है, this is E as a function of time and this is current as a function of time। हाँ या ना? एक बात बताओ, अगर बिजली वाला आपके घर में आता है, ठीक है, E as a function of time है, मान लो आपके घर में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। बिजली वाला तो बोलता है कि 220 वोल्ट आ रहा है, बोलता है या नहीं बोलता है? लेकिन अगर आप समय के साथ देखो तो हर मोमेंट पे E की वैल्यू अलग अलग है। E की वैल्यू 0 भी है, E0 भी है, E0/2 भी है, E0/√2 भी है, √3 E0/2 भी है, सब कुछ है या नहीं है? हाँ या ना? तो बिजली वाला जो 220 बोलता है वो क्या बवाल है, ये बता दो मुझे। वो क्या चीज है? वो होता है RMS वैल्यू और DC इक्विवेलेंट। उसको हम क्या कहते हैं? RMS वैल्यू या DC इक्विवेलेंट। मतलब इस सोर्स का अगर मैं इक्विवेलेंट DC बनाऊं, इसको रिप्लेस करके इसी लोड के अक्रॉस DC लगाऊं और सेम रिजल्ट्स मिले मुझे जो इससे मिले थे, तो उसको मैं क्या कहूंगा? RMS वैल्यू ऑफ दिस AC सोर्स या DC इक्विवेलेंट कहूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। वो आपको ये वाली वैल्यू बताता है जो 220 बोलता है ना, दैट इज इस AC सोर्स का अगर मैं एक कोई इसको DC में कन्वर्ट करूं, मतलब दूसरे सोर्स से लगा दूं, तो जो रिजल्ट ये वाला शो कर रहा था वही वो DC शो करे, तो दैट इज DC इक्विवेलेंट। क्लियर है बात? तो अब सबसे पहले हम RMS वैल्यू या DC इक्विवेलेंट को ही कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो भाई, RMS वैल्यू और DC इक्विवेलेंट ऑफ AC सोर्स। क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखो, मान लो हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है R, इसके क्रॉस मैंने AC सोर्स लगा दिया, या AC नहीं, कोई भी सोर्स लगा दो फंक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए भी वैलिड है बात, ठीक है। मैंने यहां पर लगा दिया E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि पावर या हीट डेसिपेटेड, rate of heat dissipation, that is power across resistance at any instant will be यही होगा या नहीं होगा? अरे रेट ऑफ हीट डेसिपेशन यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये होगा, ठीक है, इतनी बात,
तो हीट डेसिपेटेड P dt फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल, तो क्या हो गया, H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dt फॉर अ वन टाइम पीरियड, फॉर वन साइकिल, या अगर AC नहीं है तो जितने टाइम पीरियड के लिए उसने दिया हुआ है, ठीक है, इतनी बात, जितने टाइम के लिए दे रखा है, तो फॉर वन साइकिल, क्लियर इतनी बात, या मैं ऐसे लिख दूं 0 to T, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है भाई, तो दिस नाउ बिकम्स E स्क्वायर अपॉन R, मैंने T लिखना बंद कर दिया, थोड़ा सा जगह बच जाएगी, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या नहीं बेटा। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं सेम रेजिस्टेंस को एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं, क्योंकि ज्यादातर आरएमएस यूज करेंगे, ये डीसी इक्विवेलेंट हो गया। अब जो हीट डेसिपेट होगी इतने ही टाइम में, वो निकालते हैं, H डैश इज इक्वल टू E RMS का स्क्वायर अपॉन R इंटू T, या I RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। अब DC source is RMS value of AC source if H dash is equal to H, उतने समय में उतनी ही पावर डेसिपेट करे, हाँ या ना, तो दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, तो क्या कहानी आ गई जरा देखो, दोनों को इक्वेट करता हूं तो E RMS का स्क्वायर अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E स्क्वायर dt अपॉन R 0 to T, बेटा R तो फिक्स होगा, कट गया, तो E RMS comes out to be under root इंटीग्रेशन E स्क्वायर dt 0 to T अपॉन T, यस और नो, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब सेम करंट के फॉर्मेट में देखें, ये कौन सा आर्यन है जरा बताना मुझे, I RMS comes out to be under root इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन T 0 to T, यस और नो, ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, जल्दी बताओ भाई, आ गया भाई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया I RMS या E RMS निकालने का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव,
ऐसा कुछ है, ठीक है, इतनी बात। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, साइनोसोडल फंक्शंस। ज्यादातर हम 11th-12th में यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल इस पे डिपेंड मत रहना, ठीक है, इतनी बात कि यही है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज साइनोसोडल फंक्शंस, ठीक है। ई नॉट एंड आई नॉट आर पीक वैल्यूज ऑफ एसी, हाँ या ना, एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यूज हैं, जो भी कहना चाहो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई या 1 अपॉन टाइम पीरियड। पता हमें SHM ही है तो सारा का सारा, ठीक है, इतनी बात। फाई इनिशियल फेज आपको क्या बताता है, इनिशियल मैग्नीट्यूड बता देगा ई का और उसका डायरेक्शन बता देगा। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, जल्दी बताओ यार, बड़े निकम्मे हो, ठीक है। अब अगर मुझे इनकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो जरा मैं क्या करने वाला हूं। अगर मुझे आई आरएमएस निकालना है किसी भी एक का, सेम रिजल्ट आएगा, तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी फाई से टी प्लस फाई अपॉन टी, यही करूंगा कि नहीं करूंगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कहानी आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, ऐसी ई को इंटीग्रेट कर दें, तो आई आरएमएस जो आएगा किसी भी वाले के लिए वो आएगा आई नॉट बाय रूट 2। यही कह रहा था मैं भी आपसे, ये डीसी इक्विवेलेंट होता है। तो डीसी इक्विवेलेंट हमेशा उसकी पीक वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए लेस डेंजरस हो जाता है। आई नॉट बाय रूट 2 आएगा और ई आरएमएस आएगा ई नॉट बाय रूट 2। आप करके देख लो इंटीग्रेट, आपको मिल जाएगा ऐसा। अरे मैं करा नहीं रहा हूँ इंटीग्रेट, तुम्हारा काम है भाई, मैं इसको रखूँ वहाँ फिर इंटीग्रेट करूँ, ये मैं करने वाला नहीं, समय नहीं खराब करूँगा। अरे यस और नो, ठीक है। अब ये बात हो गई, ठीक है। मतलब कभी भी साइनोसोडल फंक्शन होगा तो उसकी जो पीक वैल्यू, सॉरी, उसकी आरएमएस वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू बाय रूट 2 होगी, सिर्फ साइनोसोडल के लिए। ये ध्यान रखना, ये मत कर देना कि मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, 0 टू टाउ के लिए क्या बता दो, आरएमएस वैल्यू बता दो। तो निकम्मो ये मत कर देना आई नॉट बाय रूट 2, कुछ और भी आ सकता है, हाँ या ना, ठीक है। सिर्फ साइनोसोडल के लिए था ऐसा। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, करेंगे कई सारे, पहले एक देख लेते हैं। हमारे पास आई है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू। चलो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, नहीं आता, बड़े वाले हो भाई। I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर, पहले भी करा रखा है SHM में 10 बार, लेकिन तुम लोग निकम्मे ही रहोगे जीवन भर। 10 बार बताई हुई ये बात, पता नहीं कितने चैप्टर में बताई है। ऐसा बताया कि नहीं बताया, याद आया? अब सुनो भाई, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया कॉस फाई। ये कॉस फाई हो गया तो ये साइन फाई हो गया, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बन गया कि नहीं बन गया भाई? अरे बन गया, जल्दी बताओ, बस हो गया। अब हमारे पास ये पीक वैल्यू हो गई अपॉन रूट 2 इज व्हाट, आंसर। क्योंकि साइनोसोडल फंक्शन है तो आई आरएमएस, मुझे कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है, आई आरएमएस इज पीक वैल्यू। क्योंकि साइनोसोडल फंक्शन है तो इंटीग्रेट मत करो, आप डायरेक्ट लिखो। ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो?